और बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आइए फिर से हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे ही नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उन बच्चों को भी पता होना चाहिए कि मैंने इस बुक की प्लेलिस्ट बना दी है और आज से हमने एक नई वस्तुनिष्ठ पुस्तक को और प्रारंभ किया है जो नाथ पब्लिकेशन की है। और उसमें जीके के, इतिहास, कला, संस्कृति के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो प्रश्न की जो है श्रृंखला बहुत ही अच्छी श्रृंखला है और उसको हम तैयार कर रहे हैं। और आए हुए प्रश्न हैं वो पुराने ओल्ड पेपर्स में आ चुके हैं वो प्रश्न। तो आप उन वीडियोस को भी आप देखें और उनको भी देख करके आप तैयार करें, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले पेपर्स में भी रिपीट होंगे। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी प्रश्न सारे रिपीट हो रहे हैं। अभी 8 से 10 वीडियो मैं करवा चुकी हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। उसी तरह से अपने जीके के प्रश्न भी रिपीट होते हैं और घूम फिर के वही प्रश्न अलग अलग एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो जब हमें एक श्रृंखला मिल रही है प्रश्नों की, तो क्यों ना हम ऐसे वीडियोस को किया जाए। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें यदि आपका कोई प्रश्न है तो। ठीक है बच्चों, हम किसी तरह भी देरी नहीं करेंगे, अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो ये मैंने पेज का जो बुक का फ्रंट पेज है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब अपन चलते हैं अपने प्रश्नों पे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब देखिए कौन है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये विलियम जेम्स जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के हैं। देखिए, विलियम वुंट भी आता है और विलियम जेम्स भी आता है। जो विलियम वुंट हैं वो क्या हैं, वो उन्होंने जर्मनी के जो लिप्जिंग नामक स्थान पर है वो प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है। और ये विलियम जेम्स है, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स एक प्रक्रियावादी व आधुनिक मनोविज्ञान के पिता थे। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये प्रक्रियावादी थे, वह आधुनिक मनोविज्ञान के पिता थे। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी। जो टॉक टू टीचर्स, पहली जो इनकी पुस्तक थी वो थी टॉक टू टीचर्स और मनोविज्ञान के सिद्धांत। दोनों पुस्तकों का आप नाम याद रखिएगा। एक अच्छा शिक्षक है, तो एक अच्छा शिक्षक कैसा हो सकता है। तो एक अच्छा शिक्षक जो है वो अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है, अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है, अधिगमकर्ता को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो सभी अपने जो आंसर हैं वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सह क्षमताओं का अध्ययन करता है। तो किसका अध्ययन करता है, क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का या समूह की भिन्नताओं का, व्यक्तिगत क्षमताओं का या व्यक्तिगत सह क्षमताओं का, किसका करता है। तो इसमें जो आंसर है अपना व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो जब शिक्षक जो है शिक्षण करवा रहा है उस वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो विशेष तौर से विषय व शिक्षार्थी दोनों का ही ध्यान रखा जाता है, क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो जो बच्चे होते हैं उन शिक्षार्थियों पे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान केंद्र है या नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं। और जो हम विषय वस्तु उन बच्चों को जो शिक्षण कार्य करवाने वाले हैं उस शिक्षण कार्य पर भी अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण सह संस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। तो क्या है, शिक्षार्थी की मानसिक एवं शारीरिक आयु के अनुरूप। तो हमें जो कार्य करना है शिक्षण का वो किसके अनुरूप करना चाहिए। तो जो शिक्षार्थी है उसकी जो मानसिक क्या है, मानसिक स्थिति कैसी है, उसका शारीरिक आयु यानी उसकी आयु कैसी है, तो हमें दोनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि कि कब बन सकता है। तो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए। यदि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, यानी कमज़ोर बच्चों को देख करके उनको उनके स्तर के अकॉर्डिंग दिया जाए और प्रतिभाशाली बच्चों को उनके आधार पर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार समझाइए या जमाइए।
ठीक है। तो कौन कौन सा, सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे सबसे पहले जो जो भी टीचर है वो क्लास में जाने से पहले अपने उद्देश्य का निर्माण करता है। ठीक। उसके बाद में वो वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, यानी बच्चों ने पहले क्या सीख रखा है और अब उनको क्या सिखाना है उसके बारे में बातचीत करेगा। फिर सामग्री का प्रस्तुतिकरण करता है और बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सदैव सर्वप्रथम उद्देश्य निर्माण होता है, पूर्व क्रियावस्था में आता है, वह मूल्यांकन सदैव अंतिम क्रिया होती है। तो हमेशा एक बात को तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो मूल्यांकन होगा वो सबसे लास्ट प्रक्रिया है, तो लास्ट प्रक्रिया के आधार पर ही हम कार्य करेंगे। एक अच्छी शिक्षण विधि है, एक अच्छी शिक्षण विधि कैसी हो सकती है? तो एक अच्छी शिक्षण विधि जो विषय वस्तु स्पष्ट करे वो ही विधि होती है अच्छी शिक्षण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। तो कैसे सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान? स्वयं को जानने में भी करता है, छात्रों को जानने में भी करता है, कक्षा की समस्याओं को जानने में भी करता है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर आएगा वो उपरोक्त सभी आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता शिक्षण संबंधी क्रिया व्यवहार संबंधी समस्त क्रिया अधिगमकर्ता संबंधी समस्त क्रियाओं में करता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। और ये कथन किसका है? तो ये है अपना कप्पू स्वामी का। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना, सबसे पहले उन्नति कौन करेगा? तो उन्नति करेगा हमारे कप्पू स्वामी जी। कौन करेगा? कप्पू स्वामी जी। तो उन्नति में योगदान देता है। और किसकी उन्नति में? शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो किसकी उन्नति होगी? इसमें शिक्षक की उन्नति होगी। तो हमारे कप्पू स्वामी जो हैं उन्होंने ये परिभाषा दी है। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? तो बताइए किसका है? कृत्यवादी, संरचनावादी, SR सहचर्यवादी या फिर गेस्टोल्ड फील्ड मनोवैज्ञानिक। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो है संरचनावादी। इसको हम देख लेते हैं। इस कथन को मनोदेहिक द्वैतवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अनुसार मन व शरीर दोनों नदी के किनारों के समान आमने सामने व समांतर होते हैं। नेक्स्ट है अपना, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुकी है। और शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, तो कौन बता रहा है अपने को? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन। तो ये बता रहे हैं हमारे क्रो एंड क्रो। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। तो परिवार शिक्षा बच्चे को कैसी शिक्षा प्रदान करता है? क्या औपचारिक, अनौपचारिक, प्रयत्न सहित या नियमित रूप से? तो ये करता है अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक शिक्षा जिस पर समय व स्थान प्रतिबंध नहीं होता, यह मुख्य रूप से परिवार, माता पिता व द्वारा प्रदान की जाती है। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा है? तो आप बताइए कौन सा हो सकता है? पढ़िए चारों ऑप्शन को। तो विषय में महारत तथा संचार क्षमता। निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है, तो कौन सा स्तर नहीं है? देखिए आपने सब पढ़ा होगा, स्मृति स्तर है, क्या सूक्ष्म स्तर है, क्या अवबोध स्तर है, क्या चिंतन स्तर है। तो मैंने आपको 3 स्तरों के बारे में बताया था। जो पहला है स्मृति स्तर है, फिर बोध स्तर है, फिर चिंतन स्तर है। और स्मृति स्तर के जनक कौन है? हर्बर्ट, बोध के मॉरिसन और चिंतन के हंट। ठीक है। और जो अपना इसमें आंसर आएगा, तो उन्होंने नहीं का पूछा है, तो नहीं में कौन सा आ गया अपना? सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण। व्यवहारवाद के जन्मदाता, तो ये देखिए फिर से रिपीट हुआ अपने प्रश्न कि व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं तो वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो शिक्षण विधि में सुधार करना,
या बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार, शिक्षण सामग्री में सुधार। तो क्या होगा? बालक का सर्वांगीण विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में उपयुक्त चारों ही सही है, लेकिन व्यापकता के कारण उत्तर 2 ज़्यादा ही सही है, क्योंकि बालक का सर्वांगीण विकास यहाँ उचित आंसर लग रहा है। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। एक कैसा? तो ये शिक्षक का है। ठीक है। शिक्षण अधिगम का केंद्र है। तो शिक्षण अधिगम का केंद्र, जब शिक्षण करवा रहा होता है टीचर, तो उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? तो शिक्षार्थी होता है। विद्यार्थी विशेष शिक्षण क्रिया में रुचि रखते हैं। यदि शिक्षक शिक्षण इकाई चयन करने तथा उसे संगठित इस प्रकार करे कि शिक्षार्थी स्वयं विकसित करेंगे, तो उसमें क्या होगा? रुचि लेंगे। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है स्मृति स्तर का? तो क्या मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। तो इसमें जो अपना आंसर आएगा वो आंसर आएगा अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? प्रत्यक्षीकरण, निदान, अधिगम, अनुभवों का चयन या फिर प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं। तो अपना जो आंसर आएगा वो अधिगम, अनुभवों का चयन आएगा। अब आप इसको अच्छे से पढ़ें, और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बातें बताई गई हैं सर ने कि अंतः प्रक्रिया अवस्था में क्रियाएं, कक्षा आकार की अनुभूति करना, प्रत्यक्षीकरण, निदान, उद्दीपकों का चुनाव, प्रत्यक्षीकरण, पृष्ठपोषण, पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियों का विस्तार आता है। फिर पूर्व क्रिया है, तो उद्देश्यों का निर्माण, निर्धारण, पाठ्यपुस्तक का चुनाव, शिक्षण शैली की व्यवस्था, शिक्षण व्यूहरचना निर्धारण व विधियों का चुनाव। फिर उत्तर क्रियावस्था, क्रिया व्यवहार परिवर्तन को परिभाषित करना, मूल्यांकन की विधियों का चयन, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन और रह गया, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो कौन सा मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो कौन सा था? व्यवहारवादी थे, जो ये बता रहे थे कि उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका मापने योग्य व्यवहार है या नहीं है। तो यहाँ पे अपने ये प्रश्न कंप्लीट हुए, और ये पुस्तक आप करते रहें। मैं आशा करूँगी कि आपको सब प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आंसर मैं बताती जा रही हूँ आपको, वैसे आराम से कीजिए। ये सभी प्रश्न जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आए हुए हैं, और आप अच्छे से इस पुस्तक को कीजिए बच्चों, और खुश रहें, घर पे रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।